स्वागत है आप सबका पूरी पाठशाला में। और हम आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एसएससी रेलवे चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र की बात करें तो ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है और इसका बीच की जो रेखा है उसे भूमध्य क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्षा होता है वो किसके कारण होता है? तो वो संवहनीय वर्षा कहा जाता है। संवहनीय वर्षा भूमध्य क्षेत्रों में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी। और एक याद सुनिएगा आपकी, नंदा देवी पार्क भी है। नंदा देवी पार्क जो कि 1982 में बना था, ये भी उत्तराखंड में है। तो ये भी पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चोटी और पार्क दोनों ही उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत दिया? संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑस्टिन ने दिया। ऑस्टिन ने 19वीं शताब्दी में संप्रभुता का सिद्धांत दिया और ये एक अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज थे, जज थे, अंग्रेज जज। अगला एक, ऑस्टिन का सिद्धांत आप याद रखिएगा, संप्रभुता से संबंधित है। घुमा के भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है ऑस्टिन के सिद्धांत के बारे में, आपने सुना भी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर, पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। 114 किलोमीटर का था, ये भी पूछा जा सकता है। रामेश्वरम लाइन पे था, रामेश्वरम में तमिलनाडु में ये स्थित है। 114 किलोमीटर का पहला ग्रीन कॉरिडोर तमिलनाडु में, और ये पहला है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उपभोक्ता की एक वस्तु और इसकी कीमत की इष्टतम पसंद के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध को फंक्शन कहा जाता है। क्या फंक्शन कहा जाता है? तो डिमांड का फंक्शन कहा जाता है। अब प्रश्न तो समझ लिया, आंसर भी पता चल गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि इसे याद कैसे रखें। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि उपभोक्ता का इष्टतम पसंद के बीच संबंध जो है वस्तु का कीमत का संबंध जो है डिमांड है। इसको सिंपल समझिए कि अगर किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है तो उसका कीमत जो है वो भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा कीमत होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में समझना है, तो ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है उसका कीमत तो ज़्यादा होता ही है। दूध को दही में परिवर्तित करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए, क्या कहा जाता है? आसान प्रश्न है, इसे कहा जाता है लैक्टेज। लैक्टेज, ऐसे भी दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि दूध में जो है केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और लैक्टोज से दूध को दही में प्रयुक्त करने वाला उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करता है? जल्दी से दूध को दही बनाने में मदद करता है। लैक्टोबेसिलस नाम का एक जीवाणु है जिससे दूध को दही बनाया जाता है। लैक्टोबेसिस, लैक्टोज, लैक्टोज, ये सारा दूध से ही संबंधित है, इसको याद रखिएगा। 1773 के अधिनियम में के गवर्नर जनरल कार्यालय के लिए प्रावधान किया गया था। ध्यान से देखिए, 1773 का अधिनियम, ठीक है, तो इसमें कहाँ पे था? फोर्ट विलियम। देखिए कितना पुरानी बात है, 1773 की बात है। तो 1773 बहुत पहले की बात है, और उस समय जो है कोलकाता में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया में आगे बढ़े थे। तो फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में स्थित है, और 1773 का अधिनियम इसी से संबंधित है, फोर्ट विलियम कोलकाता से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया? तो किसने अपनाया ब्लू वाटर पॉलिसी? पुर्तगाली कंपनी ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया? पुर्तगाली कंपनी ने अपनाया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का नाम सुना होगा आपने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, उनके द्वारा ये नीति स्थापित की गई थी, जो पुर्तगाली फर्स्ट गवर्नर थे इंडिया में। इसको भी याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पुर्तगाली गवर्नर थे, ब्लू वाटर पॉलिसी को भारत में लाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, ब्रह्म समाज एनी बेसेंट गलत है। ब्रह्म समाज कौन है? राजा राम मोहन राय। समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पे आगे लिखना छूट गया, खैर अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन केशव चंद्र सेन, गलत है। रामकृष्ण मिशन किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का नाम विवेकानंद। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी विवेकानंद, गलत है। कौन होगा थियोसोफिकल सोसाइटी का? एनी बेसेंट, इंडिया में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट या ANNIE, एनी बेसेंट इंडिया में की थी थियोसोफिकल सोसाइटी। समाज यहाँ पे हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज के कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो का नारा दिया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने इंडिया में स्थापना की थी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो, क्योंकि शेयर तो करना बनता है, तभी तो ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे।
आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? हाँ देखिए, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसकी स्थापना जो की थी पंडित रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा, वो था आर्य समाज, ये है आर्य महिला सभा, पंडित रमाबाई। इसमें क्या था कि बाल विवाह का रोक लगाया गया था, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया था, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया था, बाल विवाह पे रोक लगाने की बात की गई थी। भारत के दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ पे तैयार और मुद्रित किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? पुणे में। पुणे का मौसम विज्ञान केंद्र, वहाँ पे दैनिक मौसम तैयार और मुद्रित किया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया के सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कितना बार पूछा गया प्रश्न, कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया, कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, और नॉर्थ पार्ट में। ऑस्ट्रेलिया जो है कुछ बना पाऊंगा तब ना। हाँ, तो इसके नॉर्थ पार्ट में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, याद रखेगा। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड कोस्ट पे, ठीक है, क्वींसलैंड कोस्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेक्कम, देखिए एआईडीएमके की स्थापना कब हुई पूछा गया प्रश्न है, 1972। एआईडीएमके की स्थापना 1972 में होती है। कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसके श्वसन अंग है, कितना पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार का पूछा गया प्रश्न, कौन सा होगा? ट्रेकिया। कॉकरोच के श्वसन अंग कौन से हैं? ट्रेकिया, ट्रेकिया याद रखिएगा, कॉकरोच के श्वसन अंग ट्रेकिया है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, युद्ध में यूज होता है, कौन सा है? P4। P4 जो है व्हाइट फास्फोरस है, P4। 4 मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल बोला जाता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। P4 याद रखिएगा, P4 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्काली धातुएं, अल्काली धातुओं के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या होते हैं? इनके आउटर सोल में ना 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिस कारण इनको खोना आसान है, तो इनको आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, कौन? अल्काली धातुएं, ठीक है। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो खोना आसान हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इराक में निम्नलिखित में से कौन सा शहर टिग्रिस नदी पर स्थित है? देखिए इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखिएगा बगदाद। बगदाद कहाँ है? टिग्रिस नदी के किनारे। आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में। भारत में याद रखिएगा। यूरेनियम का बात करें तो अलग हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, लेकिन थोरियम का बात कीजिएगा तो इंडिया में है। लेकिन थोरियम जो है उतना ज़्यादा परमाणु बम में उपयोग नहीं किया जा सकता, या फिर परमाणु बिजली उपयोग में इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता जितना ज़्यादा यूरेनियम का होता है। इसलिए भारत को ये समस्या होती है थोरियम के कारण कि थोरियम का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और ऐसे थोरियम सबसे ज़्यादा भंडार भारत में उपलब्ध है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। तो इसकी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? गोदावरी है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि गोदावरी निकलती कहाँ से? तो यह त्र्यंबकम से निकलती है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से नासिक के पास जो है महाराष्ट्र में निकलती है। त्र्यंबकम की पहाड़ी से नासिक के पास महाराष्ट्र में निकलती है। और याद रखिएगा कि ये जो है 1465 किलोमीटर चलती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है कि ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। त्र्यंबकम पहाड़ी से नासिक के महाराष्ट्र से निकलती है 1465 किलोमीटर। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक परिदृश्य जो पृथ्वी में फीसर के कारण होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे के संदर्भ में नीचे चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। मतलब एक पक्ष दूसरे के नीचे चल जाता है, एक पक्ष, ठीक है, तो इसे रिफ्ट वैली कहते हैं, याद रखिएगा। और ये फीसर के कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाखड़ नागल परियोजना भाखड़ा किस नदी पे बनाई गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे है। अच्छा कहाँ पे है? तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। तो सच्चाई ये है कि इन दोनों के बॉर्डर पे। कहाँ पे है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। दोनों रहे तो भी आप कर सकते हैं, पंजाब रहे तो भी सही है, हिमाचल रहे तो भी सही है। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, कहीं पंजाब लिखा हो कहीं हिमाचल नहीं, दोनों के बॉर्डर पे है, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो इसे ल्यूवन हॉक को, ल्यूवन हॉक को क्या माना जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक थे, और ये डच साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आरएनए का प्राथमिक कार्य है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण है। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना ही इसका कार्य है। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहते हैं दक्षिण भारत का? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर। क्यों कहते हैं भाई कोयम्बटूर को? क्योंकि ये सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, सूती वस्त्र यानी टेक्सटाइल उद्योग के लिए, और कपास यानी सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। कौन? कोयम्बटूर, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
अच्छा, ये देखिए ध्यान दीजिए कि भारत के संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की इजाज़त देता है अगर उनका मानना है कि राज्य के द्वारा उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तो कौन सा अधिकार है? सीधा अधिकार है कि ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप जो है जा सकते हैं, और आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो ये आपको अदालत, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। निम्नलिखित में से वह कौन से मामले हैं जिसमें निचली अदालत को ले जाए बिना सीधा उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है? निचली अदालत में नहीं ले जाएगा। देखिए, जो बोला था वही है, सीधा मूल न्यायाधिकार, जो अभी पिछला क्वेश्चन था उसी का ये पार्ट है। तो सीधा आप उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप ले जा सकते हैं डायरेक्ट, आपका मूल अधिकार किसी का हनन हो रहा है तो। एक ध्रुवीय सह संयोजक आबंध कौन है? पीसीएल। पीसीएल ध्रुवीय पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, उसी को बोला जाता है ध्रुवीय सह संयोजक आबंध है पीसीएल। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है? मोती के मुख्य घटक हैं। मोती के मुख्य घटक कौन है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों जो है मोती के मुख्य घटक हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमलगम क्या है? अमलगम जो है मिश्र धातु जैसे मरकरी होती है वही है अमलगम। ठीक है, मरकरी जैसी मिश्र धातु है अमलगम कहा जाता है। आइसोटोप को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसे आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। आइसोटोप क्या है? समस्थानिक है, इसी को आइसोटोप इंग्लिश में बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, एक ही परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले एक ही तत्व के परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। देखिए, जैसे कि ये हो गया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक एक ही है, 1 है, लेकिन भार 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो इसी को समस्थानिक कहते हैं, और इसे जो है आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। सिफोन काम नहीं करेगा यदि, जब कब नहीं करेगा? दो बर्तनों के तरल का स्तर समान ऊंचाई पे है तो सिफोन जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, लेवल ऑफ लिक्विड जो है इससे नापा जाता है, लिक्विड का लेवल, तो दोनों समान ऊंचाई में है तो क्या काम करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, टेल्का पीएम किससे संबंधित है? टेल्का पीएम किससे संबंधित है? तो दूसरे संगम काल से। किससे संबंधित है? दूसरे संगम काल से। पुराना जो भारत, प्राचीन प्राचीन इसको क्या है? ये प्राचीन जो है तमिल, प्राचीन तमिल लिटरेचर है। ठीक है, प्राचीन तमिल साहित्य बोल सकते हैं, साहित्य। तो प्राचीन तमिल साहित्य है टेल्कापियम, और दूसरे संगम काल से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस्ताद मंसूर किस शासक के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किसके समय में थे? बहुत बार पूछा गया, जहांगीर के समय में, अकबर, हुमायूं, जहां, ये सब मत मार दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय थे। कब थे? जहांगीर के समय थे उस्ताद मंसूर। इस प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपुल के लेखक कौन है? तो वी द पीपुल के लेखक है नानी पलखीवाला। नानी पलखीवाला वी द पीपुल के लेखक हो गए, नानी पलखीवाला। पूरे देश में पहली बार पत्रकार दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? 28 अक्टूबर 1984 पत्रकार दिवस मनाया गया था, 28 अक्टूबर 1984। इस पंक्ति किसने लिखी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये पंक्ति किसने लिखी है बताइए? जॉन किट्स। जॉन किट्स ने लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। निम्नलिखित में से किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता था? जुड़वा बहन किसे कहा जाएगा? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति को ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहनें बोला जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए, तब आपका वीडियो आज का यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।